जय हिंद डॉक्टर्स। मॉड्यूल 1 लेकर आए हो? कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे अपन? नहीं, वो तो बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं पहले से ही। याद करो, 11th में पढ़े थे, ऑनलाइन में भी पढ़े थे। और ऑनलाइन में खास बात एक ही होती है कि आप रिपीट करके बार बार देख सकते हो उसको, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे हो गए होंगे। नहीं तो पढ़ना तो अपन को मतलब रिवीजन ही करना है पूरा, खोल कर थोड़ा पढ़ना है। नोट्स वोट्स बना रहे हो क्या? अपन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को करते करते अपन कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। अरे देखो, 12th क्लास टाइम नहीं है। टाइम पहले भी नहीं था, 12th जब पढ़ाई थी तब भी टाइम नहीं था, अभी भी टाइम नहीं है। 8 बजे क्लास छूटती है ना, वो वहां वो बाय डिफॉल्ट होता है ही। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम और ये जितने भी 7 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं 11th क्लास के, इनका सिर्फ रिवीजन होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन होता है, हर जगह रिवीजन हो रहा है। अपन 11th से पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूँ। सपोज करो कोई यहाँ पे 12th पढ़ाने आएगा, तो 12th पढ़ाने आएगा तो क्या पूरी पढ़ोगे क्या? नाम क्यों खराब कर रहे हो मेरा? पूरा वापस पढ़ोगे? रिवीजन करेंगे ना यार। चलो ठीक है, देखते हैं क्या करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ना है। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, पेपर देखा होगा आपने नेट का? 12th का पोर्शन देखा होगा? बन गए थे? कुछ ऐसा लग रहा था कहीं बाहर से आ गया कुछ, कहीं भी आउट ऑफ। 12th, सिर्फ 12th फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? बन गए थे ना? चलो ठीक है।
केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और इसके बाद फिर क्या शुरू करेंगे अपन, आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन में रहते हैं चैप्टर से। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझना, तभी जाके आयनिक समझ में आएगा, है ना। और ट्वेल्थ फिजिकल केमिस्ट्री के ना कुछ कुछ चैप्टर बहुत हार्ड होते हैं, जैसे 12th के तो हार्ड थे, 11th में भी कुछ कुछ चैप्टर हार्ड रहते हैं, है ना। उनमें से एक चैप्टर ये है आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आएगा तब जाके आयनिक समझ पाओगे। और एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, है ना, उसको भी अपन देखेंगे, है ना। सीक्वेंस ऐसी लेंगे कि एक इजी चैप्टर, एक थोड़ा सा हार्ड चैप्टर, है ना, ऐसे सीक्वेंस अपन 11th खत्म कर देंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो केमिकल, इसके बारे में आप जानते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में भी बताया था मैंने आपको। केमिकल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू केमिस्ट्री, है ना। तो अपन बोल सकते हैं ये क्या है, रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सुन लो अच्छे से, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस, रिलेटेड टू केमिस्ट्री। अब वो बाकी सारी बातें मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आपको मॉड्यूल कैसे बनाना है और क्या करना है ना। वो बिल्कुल जैसे 12th में बनाया था ना अपन ने, वैसे ही अपन को या 11th में भी फॉलो करना है। ठीक है, तो केमिकल का मतलब क्या है, रिलेटेड टू केमिस्ट्री, है ना। पर इक्विलिब्रियम वर्ड के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है ना। और याद करो पिछले साल भी आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस। अब जब बैलेंस वर्ड यूज कर रहा है, मतलब यहां पर दो अपोजिंग फैक्टर्स जरूर होंगे, दो अपोजिंग एक्शंस जरूर होंगे, दो अपोजिंग फोर्सेस जरूर होंगे, तभी अपन बैलेंस की बात कर सकते हैं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं एक बॉडी पर अगर दो अपोजिंग फैक्टर्स लग रहे हैं, अपोजिंग फोर्सेस लग रहे हैं, अपोजिंग एक्शंस लग रहे हैं, और जब ये अपोजिंग एक्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो अपन को क्या दिखाई देगा, इक्विलिब्रियम नजर आएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं a body under the influence of two opposing forces, फोर्सेस को आप बोल सकते हो फैक्टर्स, या इसको आप बोल सकते हो एक्शंस। when these two forces या factors या actions balance each other, that state is called equilibrium। तो एक यहां पर बात समझ में आ रही है कि जब भी अपन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, स्टेट ऑफ बैलेंस। और स्टेट ऑफ बैलेंस अपन कैसे देखेंगे, कि जब भी किसी बॉडी पर दो अपोजिंग फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, तो अपोजिंग फैक्टर्स एक्ट कर रहे होंगे, तो अपोजिंग एक्शंस एक्ट कर रहे होंगे, तभी वहां पर बैलेंसिंग हो सकती है। और जब ये दोनों अपोजिंग फैक्टर्स एक दूसरे को इक्वेट करेंगे, तभी अपन क्या बोलेंगे, कौन सी स्टेट डेवलप हुई है, इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हुई है। इसको अपन एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, याद करो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, या आपने ऐसे सुना होगा पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, यहाँ पिस्टन लगी हुई है और अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। आपको बोल दिया गया है कोई आइडियल गैस भरी हुई है। अब आप देखते होंगे कि ये जो पिस्टन है ये रेस्ट पे रहता है, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये कहां पर आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे आ गया मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या है, स्टेशनरी है। ये क्या है, स्टेशनरी है। अच्छा ये स्टेशनरी क्यों हुआ, स्टेशनरी है मतलब मैं कह सकता हूं ये बैलेंस्ड है, बोल सकता हूं ऐसे। अब अगर ये बैलेंस्ड है मतलब दो अपोजिंग फोर्सेस तो जरूर होंगी, तो अपोजिंग एक्शन जरूर होंगे, तो अपोजिंग इन्फ्लुएंस जरूर होगा। और वो दो अपोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैं कह सकता हूं गैस जो है वो प्रेशर लगाएगी, है ना। और बाहर से कौन प्रेशर लगाएगा, ऑपोजिंग जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस, और ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब ये रेस्ट में है, मतलब मैं कह सकता हूं ये दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी स्टेट ऑफ बैलेंस यहां पर डेवलप होगा, तभी तो यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। और यहां पर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस किसके बराबर हो गया है, जीरो के बराबर हो गया है। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। ये मैं ऐसे कह दूं सम ऑफ ऑल दी प्रेशर, यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर क्या डेवलप हुआ है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ है। स्टैटिक या डायनामिक, स्टैटिक, क्योंकि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस क्या है, जीरो। साथ ही साथ सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो एक ही लाइन में लग रहा है, सेम लाइन में लग रहा है, तो जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जितने भी मोमेंट आएंगे उनका समेशन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और आप मुझे बताओ क्या यहां पर सिस्टम में कहीं वेलोसिटी दिखाई दे रही है, नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर अपन बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं अपन, यहां पर बोल सकते हैं कि एटॉमिक सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो गया, आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो गया। मतलब यहां पर क्या आ गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गया। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी किस टाइप का है, स्टैटिक। पढ़ा होगा ना आपने, इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, फिजिक्स का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। याद करो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो आप, जिसे शायद एफबीडी बोलते हैं, है ना। सपोज करो एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास m है। तो यहां पर अगर एफबीडी बनाऊंगा मैं, तो ये कौन सी फोर्स कहलाएगी, नॉर्मल फोर्स, है ना। और ये कौन सी फोर्स कहलाएगी, mg। ठीक है, ये स्टेशनरी पर है, ये अभी रेस्ट पर है। आपको बोल दिया गया है ये कहां पर है, रेस्ट पर है, स्टेशनरी है। अगर ये रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, मतलब मैं कह सकता हूं n किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। मतलब n किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। यहां पर भी इक्विलिब्रियम आ गया, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। वेलोसिटी भी क्या है, जीरो के बराबर है। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो है, पर कौन सा इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक टाइप का। मतलब यहां पर भी क्या आ गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गया, स्टैटिक। क्या जरूरी है हमेशा इक्विलिब्रियम मैकेनिकल ही हो, नहीं, एक थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे दिखाई देगा, सपोज करो एक बॉडी है, यहां आप ऐसे समझ लो, एक रिजिड कंटेनर है, और इसमें क्या मौजूद है, गैसेस मॉलिक्यूल्स मौजूद है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। लिखना लिखो मत कुछ भी, अभी सिर्फ समझो, है ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, इसको समझो एक बार। रिजिड बॉडी है, यहाँ आप ऐसे कह दो एक रिजिड कंटेनर है। रिजिड का मतलब क्या होता है, जो वॉल्स है वो मूवेबल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या भर दी, आइडियल गैस भर दी। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या मैंने कर रखा है, कांस्टेंट मेंटेन कर रखा है। टेम्परेचर जो है वो मैंने कांस्टेंट मेंटेन कर रखा है। कांस्टेंट कैसे मेंटेन कर रखा है, कि जितना भी हीट इनपुट हो रहा है वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, हीट आउटपुट के बराबर होगा, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा ना। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कितनी अपोजिंग फोर्सेस लग रही हैं, कितने अपोजिंग फैक्टर्स लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, हीट इनपुट, हीट आउटपुट। यहां पर कितने अपोजिंग फैक्टर्स लग रहे हैं, दो लग रहे हैं। यहां पर कितने अपोजिंग फैक्टर्स लग रहे हैं, दो लग रहे हैं। क्या यहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा था, क्या यहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा था, क्या यहां पर स्टेट ऑफ बैलेंस क्रिएट हो पा रहा है, अटेन हो पा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम की बात अपन कब करेंगे, जब दो अपोजिंग फैक्टर्स, दो अपोजिंग एक्शंस अवेलेबल हो। ये बात समझ में आ रही है, कभी ना कभी तो वहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा स्टैटिक या डायनामिक, डायनामिक क्यों, हाँ क्या हो रहा है, यहां पर देखना समझना। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स की
जो एनर्जी होगी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट होगी। यहां पर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी एनर्जी डिफरेंट टाइम पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। पर आप मुझे बताओ जो एवरेज एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब मैं कह सकता हूं टाइम के साथ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चेंज हो रही है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेंज नजर आ रहा है, पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चेंज नजर नहीं आ रहा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेंज नजर आ रहा है, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम है। यहां पर माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब एक बात मुझे बताओ, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम का जो सिंपल सा फंडा है वो क्या है कि दो ऑपोजिंग फोर्सेस होनी चाहिए जो एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए, तब जाके अपन को क्या दिखाई देगा, इक्विलिब्रियम नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब सपोज करो दो ऑपोजिंग फोर्सेस है, इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब सपोज करो मैंने एक ऑपोजिंग फोर्स रिमूव कर दी, तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? क्या इक्विलिब्रियम आएगा? इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस। और बैलेंस कब होगा, जब दो ऑपोजिंग फोर्सेस होंगी। सपोज करो दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस ही मैंने रिमूव कर दी, तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? यहां तो बैलेंस की बात ही नहीं कर सकते अपन। जब फैक्टर्स ही नहीं है, फोर्सेस ही नहीं है, एक्शन ही नहीं हो रहा, तो बैलेंस की बात करेंगे नहीं, इक्विलिब्रियम की भी बात होगी नहीं। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अपन को इक्विलिब्रियम कौन सा पढ़ना है यहाँ पर, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अपन को क्या पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, मतलब केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम पढ़ना है। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स कहां पर दिखाई देते हैं, रिएक्शन में नजर आते हैं, क्योंकि रिएक्शन में केमिकल्स क्या होते हैं, यूज और प्रोड्यूस होते हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं वो यूज और होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन में। मतलब अल्टीमेटली केमिकल इक्विलिब्रियम अपन को कहां पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन में पढ़ना है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इक्विलिब्रियम है वो केमिकल रिएक्शन में ही नजर आए, फिजिकल रिएक्शन में भी नजर आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाम भी क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम अपन कहां पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे। क्लियर है बात सभी को? तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम तक ही सीमित नहीं है, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है। एक पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि अपन को केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम पढ़ना है। अब मुझे एक बात बताओ, याद करो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था ना? तो वहां पर अपन ने क्या करा था, रेट निकालना सीखी थी अपन ने। क्या दुनिया की सारी रिएक्शंस के लिए रेट निकालना सीखी थी? कौन सी रिएक्शंस के लिए रेट निकालना सीखी थी? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। मॉडरेट रिएक्शंस के लिए रेट निकालना सीखी थी। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ अपन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहां देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस में। क्या दुनिया की सारी रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम नजर आएगा? नहीं, कुछ में नजर आएगा, कुछ में नहीं आएगा। कहां पर नजर आएगा, कहां पर नजर आएगा, जहां पर एक ऑपोजिंग फोर्स है, दो ऑपोजिंग फोर्स है, दो ऑपोजिंग फोर्स है। और जब ये दो ऑपोजिंग फोर्स अप्लाई होंगी तो कभी ना कभी तो बैलेंस होंगी, और जब ये बैलेंस होंगी तो क्या नजर आएगा, इक्विलिब्रियम नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अपन को यहां पर ऐसी रिएक्शंस फिगर आउट करनी है जहां पर इक्विलिब्रियम नजर आए। रिएक्शंस भी बहुत सारे टाइप की होती है, तो अपन को अब ये देखना है कि किन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा और किन में नहीं आएगा। किन में आएगा, जहां पर दो ऑपोजिंग फोर्सेस होंगी, और किन में नहीं आएगा, जहां पर दो ऑपोजिंग फोर्सेस नहीं होंगी। तो अपन यहां पर केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब लिख लेना, सुनो ना, मॉड्यूल तो बंद कर देना, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं लिखूंगा मिटा दूंगा, ये ध्यान रखना। नहीं, वो पता, वो अलग बात थी, रिवीजन होता है, पता है ना। क्लासिफिकेशन भी बता रहा हूं मैं आपको।
ना, क्लासिफिकेशन नहीं बताया जाता है। दो टाइप की रिएक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आपको पता है क्या होती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? जो आगे पीछे दोनों जाए तो रिवर्सिबल, जो एक तरफ ही जाए वो इरिवर्सिबल, है ना? और पढ़ा रहा हूं तो फटाफट लिखना, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और याद करो ऐसा ही क्लासिफिकेशन अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में भी करा था ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। कौन कौन सी होती है रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? और इरिवर्सिबल रिएक्शन को समझ रहे हो ना कैसे? क्या बात है, बोले नहीं आप, है ना? तो रिवर्सिबल रिएक्शन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, और इरिवर्सिबल को करते हैं वैसे, है ना? अब आप यहां पर देखो, इसका मतलब क्या होता है? हाफ एरो नजर आ रहे होंगे आपको, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रहा है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। ठीक है, मतलब यहां पर बोथ द डायरेक्शन रिएक्शन मूव करेगी। ठीक है, तो रिएक्शन होगी वो बोथ द डायरेक्शन चलेगी। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर सिर्फ एक ही एरो नजर आ रहा है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहां पर रिएक्शन जो है वो सिंगल डायरेक्शन मूव करेगी, ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम कहां पर देखेंगे? जहां पर सिंगल फोर्स होगी या डबल फोर्स होगी? डबल अपोजिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ दो फोर्स हो जाए, दो ऑपोजिंग फोर्सेस होनी चाहिए, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। अब आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कब नजर आएगा? जब दो ऑपोजिंग फोर्सेस होंगी, दो ऑपोजिंग फैक्टर्स होंगे, है ना? फैक्टर्स फोर्सेस समझना है ना, सारी चीजें एक ही है ना? दो ऑपोजिंग फोर्सेस नजर आएंगी। अब दो ऑपोजिंग फोर्सेस जब बैलेंस होंगी तो क्या नजर आएगा? इक्विलिब्रियम नजर आएगा। अब जब भी दो ऑपोजिंग फोर्सेस लगेंगी तो कभी ना कभी तो बैलेंस होंगी। अब आप मुझे बताओ दो ऑपोजिंग फोर्सेस कहां नजर आएगी? रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं दो ऑपोजिंग फोर्सेस मुझे यहां नजर आ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कहां नजर आएगा? रिवर्सिबल में या रिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में। ये बात समझ में आ रही है? तो इक्विलिब्रियम की जब भी अपन बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ही करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं करेंगे। हर रिएक्शन का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना अपना एम होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो एम होता है वो होता है कंप्लीशन। रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहती है, रिएक्टेंट्स को कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन की तो बात हो गई। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करो तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इक्विलिब्रियम अटेन करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टेबिलिटी अटेन करना। स्टेबिलिटी कब अटेन करेगी? इक्विलिब्रियम पर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो हर रिएक्शन का अपना अपना एम होता है। अपन इक्विलिब्रियम की बात कहां करेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में करेंगे। अब आप कहोगे सर रिवर्सिबल रिएक्शन हम पहचानेंगे कैसे? साइन से पहचानेंगे यार, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से पहचान जाओगे। और कैसे पहचानेंगे? पढ़कर, है ना? है ना? तो केस वन, अपन को यहां पहचाननी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन, जो गिवन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, है ना? एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। केस वन में HNO3 गैस प्लस KCl गैस गिव्स, क्या बनेगा? बोलो ना। इसको एक्वस ले लेते हैं। गैस तो होता ही नहीं है, एक्वस में होता है। एक्वस मतलब पानी है ना? अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल, क्योंकि मैंने पहले ये लगाया था। देखते हैं एक बार, देखो यहां पर बात हो रही है एक्वस की, है ना? एक्वस की अब अगर बात हो रही है तो मैं कह सकता हूं यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। अब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है मतलब मैं कह सकता हूं वाटर के पास तोड़ने की क्षमता ज्यादा होती है।
है ना। साथ ही साथ मुझे ये नजर आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका अल्फा भी बहुत ज्यादा है, वाटर की तोड़ने की भी क्षमता ज्यादा है, इसका अल्फा भी ज्यादा है, तो पूरा पूरा टूट जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। और कैसे आएगा बताओ ना, H प्लस एक्वस, ये लाली दिखाई दे रही है? नीली तो जरूर दिखाई देगी, है ना। H प्लस एक्वस, और कैसे टूटेगा ये, NO3 माइनस एक्वस, ये कैसे टूटेगा, K प्लस एक्वस, और ये कैसे टूटेगा, Cl माइनस एक्वस, कैसे टूटेगा, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, पूरा टूट जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो ये कैसे जाएगी? H प्लस किसके साथ कंबाइन होगा, Cl माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा। अच्छा, NO3 माइनस किसके साथ कंबाइन होगा, K प्लस के साथ कंबाइन होगा। जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, और क्या बन जाएगा, KNO3 एक्वस और HCl एक्वस। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, रिएक्शन यहां पर पहुंच चुकी है, ये भी क्या है, एक्वस, ये भी क्या है, एक्वस, वाटर है, वाटर भी है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी आयनिक फॉर्म में टूट जाएंगे। क्या कंप्लीटली टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे। तो मैं कह सकता हूं यहां पर मुझे क्या मिलेगा, K प्लस एक्वस, NO3 माइनस एक्वस, और क्या मिलेगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, यही मिलेगा। तो अब आप मुझे बताओ, जब मन करेगा क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कर सकते हैं? जब मौका मिलेगा ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मतलब मैं कह सकता हूं, मौका मिलने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और मौका मिलने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। मतलब ये तो वही बात होगी कि मौका मिलने पर आप मेरे को बुला भी सकते हो, और बात नहीं हुई वो वाली। अच्छा, तो मतलब मैं कह सकता हूँ रिएक्शन मौका मिलने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और मौका मिलने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम में आएगा? डेफिनेटली आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम विल अटेन। ये बात समझ में आ रही है? लिख रहे हो ना? जगह छोड़ दिया, कहां छोड़ दिया जगह, इसके लिए जगह छोड़ रखी है। छोड़ दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, पूरा पेज छोड़ दो, पूरा पेज छोड़ दो, अगले पेज में लिख दो। अच्छा, केस टू, केस टू। अच्छा इधर देखो, एक अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी केमिकल काइनेटिक्स में, फास्ट रिएक्शंस के अंदर मैंने लिखा थी AgNO3 वाली रिएक्शन, AgNO3 प्लस NaCl, है ना, AgCl बनता है ना। हाँ, तो वैसे ही कुछ रिएक्शन लिख लेता हूं, AgNO3 एक्वस प्लस NaCl की जगह मैं ले लेता हूं HCl, ले लेता हूं HCl एक्वस गिव्स, क्या मिलेगा, AgCl प्लस HNO3 एक्वस। एक बात बताओ, ये रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल, पक्का? बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो कैसे। अभी मजा आएगा, रुको तो सही एक मिनट। AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉल्वेंट वाटर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, मतलब Ag प्लस एक्वस मिलेगा, NO3 माइनस एक्वस मिलेगा, H प्लस एक्वस मिलेगा, Cl माइनस एक्वस मिलेगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मौका मिलने पर Ag प्लस किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Cl माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा, और मौका मिलने पर H प्लस किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, NO3 माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा।
जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और क्या बनाएगी, AgCl सॉलिड और HNO3 एक्वस। ये बात समझ में आ रही है। अब मौका मिलने पर रिएक्शन क्या चाहेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाना चाहेगी। ये चाहेगा कि मैं रिएक्शन को कहां ले जाऊं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊं। तो HNO3 कहेगी कि मैं तो देने को तैयार हूं, मतलब आयंस देने को तैयार हूं। आयंस कौन से देगी ये, H प्लस एक्वस और NO3 माइनस एक्वस। कह रही है मैं तो देने को तैयार हूं, और ये बोल रही है AgCl से कि तुम मुझे Ag प्लस दो ताकि मैं NO3 माइनस के साथ कंबाइन होकर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊं और AgNO3 बना दूं। ये H प्लस कह रहा है AgCl से कि तुम मुझे Cl माइनस दो, मैं Cl माइनस के साथ कंबाइन होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में HCl बना दूं वापस से, ताकि रिएक्शन कहां चली जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाए। AgCl ने मना कर दिया, नो नो, मना कर दिया। क्यों भाई, इसके इतने नखरे क्यों हैं, ठोस है, ठोस ठोस और नीचे जमा पड़ा है, क्योंकि ये जो एरो है ना, ये क्या बताता है, पपीता प्रेसिपिटेट, हाँ PPT है ना, और नीचे जमा हुआ है, ठोस मतलब सॉलिड है, नहीं देगा। ये कहेगा तुम मुझे दो, मैं तैयार बैठी हूँ, मैं कच्छ पर बैठी हूँ, मुझे आएंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं लेना नहीं दूंगा। ये कह रहा दो, ये कह रहा नहीं दूंगा। मतलब एक कंडीशन यहाँ पर अराइज हो गई, एक चाहता है लेना, दूसरा नहीं चाहता है देना। मतलब क्या यहाँ पर लेन देन होगा, क्या यहाँ पर कुछ हो पाएगा, क्या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा पाएगी, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, क्लियर आएगा नहीं आएगा, आगे समझ में, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपन लिखेंगे कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल या रिवर्सिबल, लिखने में बैठे हैं बस, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर में आएगा नहीं आएगा, डू नॉट अटेन, क्या क्या, अरे किसी के नीचे नहीं है, अभी उसके बारे में, डिफरेंसेस के बारे में तो चर्चा ही नहीं चल रही है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, है ना, ये इसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है। अरे ये टमाटर, KS3 काको 3 सॉलिड, काओ सॉलिड, को2 गैस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, लिख लिया सारा, फटाफट लिखो। लिख लिया, पीछे तक दिखाई दे रहा है क्या, लाइट दिख रहा है क्या,
बहुत लाइट से नहीं आ रहा। अच्छा, ये फोकस चेंज नहीं हो रहा क्या? चेंज नहीं होता क्या? हाँ, ठीक है। वॉइस क्लियर है अब? एक रेड मार्कर, ये बहुत लाइट चल रहा है, दूसरा निकालना। हाँ, और एक ये और दूसरा निकालना। अच्छा, अब इधर देखो। हाँ, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, फटाफट इधर। इरिवर्सिबल। अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रही है या क्लोज कंटेनर में हो रही है। आप ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं ओपन कंटेनर की, ओपन कंटेनर, तो ओपन कंटेनर में अपन को पता है कि कंटेनर क्या है, ओपन। अब अगर कंटेनर ओपन है तो यहां पर गैस में कौन मौजूद है? CO2 मौजूद है। अब CO2 क्या करेगी? उड़ जाएगी। CO2 की फितरत में क्या है? उड़ना, भाग जाना। तो CO2 क्या करेगी? भाग जाएगी। और फितरत कभी नहीं बदलती है। तो मैं कह सकता हूं अगर कंटेनर ओपन है मतलब CO2 क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। CO2 की फितरत में क्या है? भागना। तो फितरत कभी नहीं बदलती है, परिस्थितियां बदल जाए तो CO2 क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। अब अगर CO2 भाग गई तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगी, इसका डिसोसिएशन तो होगा। क्या मिलेगा? CO प्लस CO2। ये चीज समझ में आती है। और अगर CO2 भाग गई तो जब ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा तो किसको ढूंढेगा? CO2 को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा? CO2 को ढूंढेगा। कहेगा कहां हो CO2, कहां हो मेरी कट्टू। वो तो कहीं लंका लगा दी उसकी। क्या ये कभी जिंदगी में CO2 से मिल पाएगा? अब अगर ये इसके साथ कभी कंबाइन नहीं हो पाएगा ओपन कंटेनर में, क्या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा पाएगी? अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी तो आप मुझे बताओ रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक फोर्स लग रहा है। इक्विलिब्रियम आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल। डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ये कहा किसके लिए लिख रहा हूं मैं? ओपन कंटेनर के लिए लिख रहा हूं, है ना? क्लोज कंटेनर। अब क्लोज कंटेनर का समझ में आ जाएगा आपको, है ना? अब अगर कंटेनर क्लोज है, अब अगर कंटेनर क्लोज है, कंटेनर क्या है? क्लोज है। तो आप मुझे बताओ ये जो CO2 है, क्या अभी भी इसकी फितरत है भागने की? बिल्कुल है। क्या बोला था? फितरत कभी नहीं बदलती है ना? हाँ, परिस्थितियां बदल जाती है। या अभी भी चाहेगी मैं भाग जाऊं, कहीं भी इसको अगर मौका मिल गया ये भाग जाएगी। क्या ढूंढेगी? रास्ता ढूंढेगी, कहीं भी छेद दिख जाए इसको ये भाग जाएगी। कौन भाग जाएगी? CO2। पर क्या यहां पर भाग पाएगी? यहां से नहीं भाग पाएगी क्योंकि कंटेनर क्या है? क्लोज। अब अगर CO रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा तो क्या CO के लिए CO2 अवेलेबल है? बिल्कुल है। क्या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। तो आप मुझे बताओ तो अपोजिंग फोर्सेस मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। क्या यहाँ पर स्टेट ऑफ बैलेंस अटेन होगा? क्या इक्विलिब्रियम अटेन होगा? रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल?
रिवर्सिबल रिएक्शन। थैंक यू। है ना, यहां तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है। केस 4। कितने केस करा रहे हो सर? सोडियम सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड गिव्स NaOH aqueous। अब आप ही बताओ मुझे। H2 गैस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होगी? कोई ऐसे सोच रहा होगा सर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये गैस है, तो अगर कंटेनर क्लोज लेंगे तो कुछ और नजर आएगा, कंटेनर ओपन लेंगे तो कुछ और नजर आएगा। क्या ऐसा होगा? क्यों? कहां पर होगा एक्सप्लोजन? सोडियम, बिल्कुल सही कह रही हैं। सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव पढ़ रखा होगा आपने, है ना? तो मतलब मैं कह सकता हूं सोडियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराऊंगा तो क्या मिलेगा? NaOH aqueous प्लस H2 गैस मिलेगी। अब ये जो सोडियम सॉलिड है ये हाईली रिएक्टिव होता है, विग्रस रिएक्शन देता है। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूं सोडियम रिगरसली क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करके इंस्टेंटली NaOH बना देगा और H2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मैं कह दूं विद इन सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चाहकर भी ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में सोडियम को प्रोड्यूस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप लैब अगर कभी गए होंगे, तो नहीं गए होंगे गए हो, तो जब लैब में गए होंगे तो सोडियम को खुले में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ होता है। ये किसी के साथ भी मिलकर कुछ भी बना देता है ना? तो ये जो होता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, केरोसिन में डाल के रखते हैं, केरोसिन में डिप करके रखते हैं, क्योंकि अगर इसका कांटेक्ट एटमॉस्फेयर या वाटर के साथ आ गया तो ये रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, रिग्रेस रिएक्शन दिखाता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, है ना? तो ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। अब भले रिएक्शन ओपन कंटेनर में कराओ या क्लोज कंटेनर में कराओ, रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सोडियम सॉलिड इज हाईली रिएक्टिव। ये ऑलवेज क्या शो करेगा? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन। भले ही रिएक्शन ओपन में हो या बंद कमरे में हो, मतलब बंद कंटेनर में हो, है ना? डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। तो बस एक और केस बता दो मेरे को। केस छोड़ो, एक एग्जांपल ले लेता हूं, समझ में आ जाएगा मुझे कि आपको बातें समझ में आ रही है। रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन? ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है। अपन केस 1, केस 2, केस 3 जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो पढ़ रहे हैं, तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी रिएक्शन गिवन है, तभी अपन यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? क्या? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल?
1 या 2? मैंने 1 क्या बोला था? रिवर्स, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्लोज कंटेनर में हो रही है। अब क्लोज कंटेनर में हो रही है तो यहां पर भी अपन ने देखा था, क्लोज कंटेनर में जब भी रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो यहां से एक और पॉइंट अपन डिड्यूस कर सकते हैं कि जो भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है वो जनरली कहां पर कराई जाती है? क्लोज कंटेनर में कराई जाती है जनरली। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर ओपन कंटेनर में भी इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, जनरली अपन बोलते हैं, जनरली जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो ओपन कंटेनर में कराई जाती है। तो यहां पर आपको बोल भी रखा है क्लोज कंटेनर है। ठीक है, गैस भी कौन सी नजर आ रही है? O2 गैस नजर आ रही है। अब O2 गैस कंटेनर में ही रहेगी, तो जब मौका पड़ेगा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। क्या इक्विलिब्रियम आएगा? बिल्कुल आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं? ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहां पर गैसियस स्पीशीज जरूर मौजूद होंगी रिएक्शन में। और हमेशा देखना क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा क्लोज कंटेनर में रिएक्शन कराई जा रही है, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो। ये बात समझ में आ रही है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं डिफाइन करोगे जो आप करते थे केसी के पी। बात समझ में आ रही है? जब इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं तो अपोजिंग फोर्सेस होंगी ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात ही नहीं होगी। अपन बिना ये सब पढ़े इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंच जाते हैं। जब तक ये नहीं पता होगा कि इक्विलिब्रियम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब तक अपन कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो अपन ने रिएक्शन को क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये मिटा दूं मैं? ये मिटा दूं ना? ये जो NaNO3 सॉलिड होता है ना, ये चिले सॉल्ट पेपर होता है। नॉर्मल सॉल्ट पेपर नहीं होता, ये नॉर्मल सॉल्ट पेपर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चिले सॉल्ट पेपर। ये सॉलिड होता है। ठीक है, ये भी सॉलिड होता है। O2 क्या होती है? गैस होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आगे अपन डेल्टा एनजी कैलकुलेट करेंगे ना, अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो केमिकल इक्विलिब्रियम का, डेल्टा एनजी कैलकुलेट करता है तो रिएक्शन में डेल्टा एनजी कैलकुलेट करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। यही नहीं पता रहता ये एक्वस है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। ठीक है, इसलिए मैं बताते चल रहा हूं आपको। हाँ, ये हो गया क्या? हो गया होगा अब तक, है ना? मिटा रहा हूं इसको मैं। तो अब अपन लिख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो आपने पेज छोड़ा था जहां पर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया था, है ना? अब बहुत सारी चीजें अपन को पता चल चुकी है। ये जितने भी अपन ने केस देखे ना, इससे अपन को बहुत सारी चीजें पता चल गई है। पहली कौन सी चीज पता पड़ गई? पहला एक ये चीज पता पड़ गई कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करती है। मतलब केमिकल रिएक्शन which can proceed in forward as well as in backward direction. और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी हो जाएंगी? वो केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती हैं। which proceed
ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जवाब आप ही को देने हैं, सारे केस अपन ने देख लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों में से इक्विलिब्रियम कहां अटेन होगा? रिवर्सिबल में। ठीक है, ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है ये, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड। अगर नहीं हुआ होगा तो कभी ना कभी तो होगा, ठीक है। यहां पर क्या बोलेंगे? डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। अच्छा एक और पॉइंट बताओ, इक्विलिब्रियम कब आएगा? क्लोज कंटेनर में रिएक्शन कराने पर या ओपन कंटेनर में रिएक्शन कराने पर? जनरली रिएक्शंस आर हेल्ड इन क्लोज कंटेनर। जनरली reaction are held in open container। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपन ले सकते हैं यहां पर। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं और यहां पर अपन ने एग्जांपल ले लिया वाटर का। अब यहां पर वाटर है, ये लिक्विड फॉर्म में है। याद करो वेपर प्रेशर बताया था। वाटर वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मतलब क्या, ये वेपर बनाएगा? ये वेपर बनाएगा। अच्छा सबसे पहले कौन सा फिनोमिना होगा, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन? इवेपोरेशन। और कुछ टाइम बाद कंडेंसेशन होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक टाइम पर डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और उस डायनामिक इक्विलिब्रियम पर जो वेपर लिक्विड सरफेस पर प्रेशर मारते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो याद करो वेपर जो मारे प्रेशर उसे ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। चैप्टर कितने लिंक्ड है, काइनेटिक्स की भी बात कर ली, सोल्यूशन की भी बात हो रही है। मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जब क्लोज कंटेनर में कराएंगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम भी कैसा होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम जैसा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर अपन डायनामिक इक्विलिब्रियम वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, आगे अपन यूज करेंगे। पर हाँ दिखाई दे रहा है डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर इवेपोरेशन रुका है, नहीं यहाँ पर कंडेंसेशन रुका है। और अगर यहां पर बात करूं तो अब आप जानते हैं गैस की फितरत क्या होती है? भागना। और क्या फितरत कभी चेंज होती है? बिल्कुल नहीं होती है, ये भाग जाएगी। और एक बार ये भाग गई तो लौट कर कभी नहीं आएगी। जिंदगी का ये बहुत बड़ा सच है ना। अच्छा एक और बात बताओ, है ना, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर। मुझे एक बात बताओ, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? हाँ होंगे क्या? नहीं, नहीं होंगे। ठीक है, तो अपन यहां पर बोल सकते हैं रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी completely converted into products। और यहां पर बात करें, यहां पर मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में बात करें, तो क्या रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? डेफिनेटली होंगे, है ना। पर यहां पर अपन क्या देखते हैं एक्चुअल में, देखो वैसे तो लिखा रहता है कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में, है ना, कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है दुनिया में जो 100% इरिवर्सिबल हो।
कुछ ना कुछ ट्रेसेस अमाउंट में रिएक्टेंट रह ही जाता है, पर उन रिएक्शंस को अपन मानकर चलते हैं इरिवर्सिबल है। अगर 99% रिएक्टेंट खत्म हो गया, 98% रिएक्टेंट खत्म हो गया, 100% नहीं हो पा रहा है, फिर भी अपन उनको क्या मान के चलेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं? रिएक्टेंट्स आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो यहां पर नोट डाल के 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखना, लिख लिया यहां तक? फटाफट लिखो। फटाफट लिखो, फटाफट। नो रिएक्शन, लिख लिया यहां तक? नो रिएक्शन आर 100%, नो रिएक्शन आर 100% इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इक्विलिब्रियम विल बी स्टडीड, equilibrium will be studied, equilibrium will be studied only for which type of reaction? Reversible reaction। ठीक है, 2 पॉइंट लिख लेंगे अपन। नेक्स्ट अपन यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। कितने टाइप के होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। अब सेम क्या होना चाहिए? फिजिकल स्टेट। सेम क्या होना चाहिए? फिजिकल स्टेट। तो होमोजीनियस रिएक्शन और क्या होती है? हेटेरोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, होमोजीनियस रिएक्शन की बात करें तो यहां पर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। एग्जाम्पल ले सकते हैं हेबर्स प्रोसेस का, N2 + 3H2 gives 2NH3। अब यहां पर N2 किस फेज में होती है? गैस में। H2 किस में होती है? गैस में। NH3 किस में होती है? गैस में। तो अब देखिए, हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज है वो क्या है? सेम है। तो इन रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे? होमोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, अगर ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में करेंगे तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर present in 2 or more phases। अभी एक एग्जांपल लिया था अपन ने, CaCO3 का। सॉलिड होती है, जब डिकम्पोज मारती है तो CO सॉलिड बनाती है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो यहां पर देखिए, रिएक्टेंट सॉलिड में है पर प्रोडक्ट सॉलिड और गैस में है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा फेजेस अवेलेबल है, हेटेरोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ हीट, on the basis of heat। कितने टाइप्स में अपन रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं यहां पर? 2 टाइप में। कौन कौन से?
एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक अपन केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ चुके हैं, ग्राफ भी देख लिया था अपन ने, है ना? क्या बताने की जरूरत है वापस? नहीं है ना? बहुत बढ़िया। एंडोथर्मिक रिएक्शन बताऊं क्या? हम्म, बोलो ना। मुझे पता है आप लोगों की फितरत परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल जाएगी। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया ना चैप्टर में, बढ़िया से नहीं पढ़ाया हम, आए और रिवीजन करा के चले गए, मुझे पता है बिल्कुल हाथ खड़े कर दोगे और सारा ठीक रहा मेरे पे फोड़ दोगे। इधर देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन फटाफट देखना। एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच क्या होता है? जवाब आप ही को देना है। पूरी 12th मैंने पढ़ाई थी, पर मैंने नहीं पढ़ाई थी, आप ही ने मेरे को पढ़ाई थी ना, तो 11th तो आपने पढ़ रखी है ना? डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? एब्जॉर्ब होगी, तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, लिखो ना यार, क्यों लिख रहा हूं, मुझे यार भूल जाता हूं मैं बार बार, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिखो इसमें, एंडोथर्मिक में पहला पॉइंट लिखेंगे, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब लिखना, एड्जॉर्ब मत लिख देना। हीट इज एब्जॉर्ब in these type of reactions, heat is absorbed in these type of reactions. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होगी? रिलीज होगी। हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड in these type of reactions, heat is released in these type of reactions। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन, इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये बहुत ध्यान से समझना, वैसे मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मान लो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बात किसकी चल रही है? एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात चल रही है। मतलब अपन बोल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, R प्लस एक्स किलो जूल गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? R गिव्स प्रोडक्ट माइनस एक्स किलो जूल। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? R गिव्स प्रोडक्ट सेमीकोलन डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस एक्स किलो जूल। ठीक है, और याद करो मैंने आपको बताया था, इसमें तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, डेल्टा एच पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है, इनमें भी कहां पर दिक्कत नहीं आएगी? मैग्नीट्यूड पता करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैग्नीट्यूड आपको पता है एक्स है, यहां पर भी एक्स है, और साइन पता करने के लिए याद करो, मैंने आपको 12th में भी बताया था कि जब भी आपको प्रॉपर साइन पता करना हो, एनर्जी को, हीट को रिएक्टेंट साइड ले आओ, प्रॉपर साइन आ जाएगा। हीट रिएक्टेंट साइड में ही मौजूद है, पॉजिटिव मौजूद है, डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रोडक्ट साइड में जो हीट है, इसको रिएक्टेंट साइड लाओ, ये नेगेटिव है, यहां पर उधर जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर बात सभी को? तो ऐसे ही यहां पर भी रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे अपन। ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, ये ओल्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक का लिख रहे हैं अपन, गिव्स प्रोडक्ट प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस, क्योंकि उधर जाते ही माइनस हो जाए, एक्स किलो जूल। और क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट माइनस एक्स किलो जूल गिव्स प्रोडक्ट। और क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट सेमीकोलन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स किलो जूल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये आप ही को बताना है।
एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, इधर देखो एक बार, बाद में लिखना। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? किसकी? रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या है? हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। अब हीट एब्जॉर्ब या रिलीज क्यों होती है? क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ओल्ड बॉन्ड का क्या होता है? ब्रेकडाउन। न्यू बॉन्ड का होता है फॉर्मेशन। तो जब ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो अपन को एनर्जी देनी पड़ती है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहां एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है जोड़ने के लिए। तो नेट अगर मैं इफेक्ट देखूं, मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, मतलब मुझे रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे? स्टेबल होंगे। ये बात समझ में आ रही है? मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा इधर देखो, यहां नेट हीट क्या होती है? रिलीज होती है। रिलीज किसके कारण होगी? बॉन्ड जब बनेंगे, है ना? ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। तो आप इधर देखो, यहां हीट देनी पड़ती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यहां हीट रिलीज होती है बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। मतलब मैं कह सकता हूं जो हीट रिलीज हो रही है वो क्या है? ज्यादा। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो है कम? अगर हीट मैं दे रहा हूं कम, मतलब कम हीट देने पे ही रिएक्टेंट टूट रहे हैं। अगर कम हीट देने पे ही रिएक्टेंट टूट रहे हैं तो रिएक्टेंट स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? मोर स्टेबल हो जाएंगे। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है अपन ने, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा एच क्या होता है यहाँ पर? ग्रेटर देन जीरो एंडोथर्मिक के केस में। और डेल्टा एच को अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, तो आप मुझे बताओ जिसकी एनर्जी ज्यादा वो स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे उसके लिए भी समझ लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक के केस में लेस देन जीरो, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है मतलब स्टेबल है। लिख लिया? अब खास बात, वैसे आपके मॉड्यूल में इस चैप्टर में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल नहीं दे रखे, है ना? मॉड्यूल में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं, पर इनके एग्जाम्पल्स दो जगह बहुत काम आते हैं। एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम में काम आते हैं और दूसरा काम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इनके एग्जाम्पल्स अपन को दे रखे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो अपन एक काम करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल यहां पर पढ़ लेते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ेंगे, है ना? वैसे आपके मॉड्यूल में क्या दे रखा है? थर्मोडायनेमिक्स में दे रखा है। पर अभी अपन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत बार क्वेश्चन में रिएक्शन तो दे दी जाती है और ये नहीं बताया जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब तक ये नहीं पता पड़ेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, सब चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसलिए क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं। नहीं पढ़ाऊंगा, आधे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। ठीक है। तो अब अपन इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद है किसी को? देख कर मत बताना। याद है क्या किसी को? एंडोथर्मिक की बात चल रही है, मतलब अल्टीमेटली अपन को हीट देनी है, ज्यादा हीट देनी है। हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। कौन कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी? डिसोसिएशन रिएक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हो। फ्यूजन रिएक्शन,
और बोलो ना, वेपराइजेशन रिएक्शन, अरे बोलो यार, मेरे को याद नहीं आ रही है। सब्लिमेशन रिएक्शन, सब याद है फिर बोल नहीं रहे हैं, वाह 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 वाह, चालाकी, वाह। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन होती हैं, ठीक है, याद हो जाएंगी है? हैं? नहीं होगी क्या याद? डिस्सो की फुस वेपर बन गई, सबने फोटो खींच ली। डिस्सो की फुस, फुस पता है क्या होती है? वेपर होती है, समझ रहे हो ना? कभी गए होंगे कहीं खाने पीने, मस्त खा पी कर आते हैं, ठूस ठास कर आते हैं, जब फ्री की पार्टी होती है, और याद करो रात भर खुद में से आवाजें निकालते रहते हैं, फुसफुस करते रहते हो, तो डिस्सो की फुस वेपर बन गई, सबने फोटो खींच ली। बात समझ में आ रही है? अब आप सोच रहे होंगे सर ये डिस्सो कौन है? अरे आप में से कोई होगा डिस्सो, है ना? ढूंढो किसी का नाम डी से होगा, मिलेगा। यहाँ पढ़ते हैं पहले। कोई नहीं है डी के नाम का, कोई भी नहीं है, इधर पढ़ो। लिख लोगे ना फिर ये, है ना? डिस्सो की फुस पेपर बन गई, सबने फोटो खींच, शाबाश, इसके जामफल। हम्म, रुको एक मिनट, पहले लिख लेता हूं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अस्सो फस्सो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। अस्सो, वाह 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 वाह, अस्सो को फॉर्मेशन बोलते हैं यहाँ पर। कंबस्शन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन। एनसीआर का नाम सुना है? और एनआरसी का नाम सुना है? एनआरसी क्या होता है? एनआरसी का नाम क्या होता है? याद करो, एक कुछ रूल वूल निकाला था जिसमें लोग मांगते रहते हैं एक दूसरे से, कागज, कागज दिखाओ कागज। हाँ, एनआरसी क्या होता है बताओ? हाँ, सिटीजनशिप के लिए होता है। अरे यार जीके है तो बिल्कुल जनरल नॉलेज होनी चाहिए। एनआरसी, एक रूल निकाला गया था, लॉ निकाला गया था, एनआरसी, एन आर सी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। जिसकी सिटीजनशिप है उसके पास कागज होंगे, और जिसके पास नहीं होंगे उसको क्या बुलाओगे या भगाओगे? भगाओगे, मतलब एग्जिट का रास्ता दिखाओगे। अरे बोलो ना यार, एग्जिट का रास्ता दिखाओ। अच्छा, एग्जिट किसको दिखाओगे? जो असली फॉरेनर है या नकली फॉरेनर है? असली को तो वीजा अपन ही देते हैं, आओ। असली फॉरेनर को अपन रास्ता दिखाएंगे बाहर का, या नकली को? नकली को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो नकली फॉरेनर होंगे वो चुपके से जाएंगे या खुलेआम जाएंगे? चुपके से जाएंगे, क्योंकि बहुत दर्द होता है पुलिस की लाठियों से, बहुत ज्यादा दर्द होता है। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, देख रखा है मैंने, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, 4-5 दिन तक बैठ नहीं पाता है, तो चुपके से जाएंगे। किससे जाएंगे? चुपके से जाएंगे। अभी तो ये देखो एनआरसी का फॉर्मेशन हुआ। अरे याद रह गई है? बहुत बढ़िया। एनआरसी समझ रहे हो ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, और फॉर्मेशन रिएक्शन। अब फॉर्मेशन रिएक्शन भी दो टाइप की होती है। अरे नहीं, जैसे याद करा रहा हूं वैसे याद करो, वरना तो 4 तरीके और हैं इसको याद कराने के, पर आगे बहुत मजा आएगा जैसे याद करा रहा हूं।
फॉर्मेशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, एंडोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है। और अपन यहाँ पर फॉर्मेशन रिएक्शन किस में पढ़ रहे हैं? एक्सोथर्मिक में पढ़ रहे हैं। मतलब ये क्या होती है? जनरली एक्सोथर्मिक होती है। अब जनरली होती है मतलब कुछ ना कुछ एंडोथर्मिक भी होंगी, और एंडोथर्मिक जो होंगी वो इनके क्या हो जाएंगे? एक्सेप्शन हो जाएंगे, जो आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, एक्सेप्शन भी आपको याद करने होंगे। याद था क्या ये पहले से? याद होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा। फॉर्मेशन रिएक्शन, हाँ, एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन, एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन। क्लास कितने खत्म होती है? एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, एक्सेप्शंस लिख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? C+2s gives CS2, N2 plus Cl2 gives NCl3। या बैलेंस नहीं कर रहा मैं, है ना? यहाँ हाफ लगा दूंगा या 3/2 लगा दूंगा तो ये NCl3 बन जाएगा, है ना? बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं बस। N2 plus O2 gives NO, N2O, NO2, N2O4, N2O5। O2 plus F2 gives OF2, O2F2। अब मुझे एक बात बताओ, देख लो एक बार, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो भयंकर गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन रिएक्शन किसके अंदर कैटेगराइज करी थी अपन ने? एंडो में, एक्सो में? एक्सो में। ये एक्सेप्शन है, मतलब ये रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक होगी। और देखो फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है, फॉर्मेशन हो रहा है कंपाउंड का, है ना? कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, पर मैं कह सकता हूं ये एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? एक्सोथर्मिक का एक्सेप्शन है। मतलब ये ट्रीट कैसे कर रही है? एंडोथर्मिक की तरह ट्रीट कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं इन सभी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? याद करो, आपको पहले से ही याद है। अभी आपने किसी को भगाया था, कैसे भगाया था? चालाकी से भगाया था। किसको भगाया था? नकली फॉरेनर को भगाया था। एग्जिट का रास्ता दिखाया था, बस खत्म हो गया। चालाकी से। कौन सा क्लासिफिकेशन चल रहा था ये? फोर्थ क्लासिफिकेशन।
थर्ड है फोर्थ है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, और ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड अपन पढ़ चुके हैं पहले से ही। नहीं, जो आपके रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है ना सिलेबस में, सिर्फ वही पढ़ेंगे अपन, और भी बहुत सारी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की, वो नहीं पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड लिख लिया यहाँ तक? मुझे एक बात बताओ, स्पीड के बेसिस पे अपन ने रिएक्शन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करा था? 3 पार्ट में। कौन कौन से? वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, और इन्हें अपन क्या बोलते थे? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, और वेरी स्लो रिएक्शन, और मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन को अपन स्लो रिएक्शन भी बोलते थे। बेल बज गई क्या? मॉडरेट रिएक्शन को अपन स्लो रिएक्शन ही बोलते थे। इनको मैं क्लासिफाई नहीं करा रहा, ये अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में कर रखा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन को क्या पढ़ना है? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और केमिकल इक्विलिब्रियम कहां पर पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में भी कैसे पढ़ेंगे? किन रिएक्शंस के लिए पढ़ेंगे? जो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो? रिवर्सिबल हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में अपन दो ऑपोजिंग फोर्सेस देखते हैं, और जहां पर दो ऑपोजिंग फोर्सेस होंगे या फैक्टर्स होंगे, वो कभी ना कभी तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये बात क्लियर है? अब अपन यहां पर देखेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उससे पहले 2 पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट नोट डाल के लिखना, लिख लिया यहां तक? बोलो पॉइंट। इन रिवर्सिबल रिएक्शन कॉमा, इन रिवर्सिबल रिएक्शन कॉमा, in reversible reaction comma, if forward reaction is, if forward reaction is, मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है? एंडो या एक्सो? ये यहां पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। क्या ये फॉर्मेशन रिएक्शन यहां पर है? नहीं है, मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक। इन रिवर्सिबल रिएक्शन, इफ forward reaction is exothermic in nature, if forward reaction is exothermic in nature, then backward reaction, then backward reaction, then backward reaction will be endothermic in nature, then backward reaction will be endothermic in nature, and vice versa, and vice versa। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, ये एग्जाम्पल लिख दिया। अभी आपने बताया ये फॉर्मेशन रिएक्शन है, फॉर्मेशन रिएक्शन है मतलब इसका डेल्टा एच क्या होगा? लेस देन 0, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और पॉइंट लिखेंगे, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, we will always answer, we will always answer, we will always answer, ट्रिक में नो नहीं आया, ट्रिक में नो नहीं आया, CS2 NCl एक्सेप्शन। अच्छा, हाँ, इस पॉइंट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन,
वी विल ऑलवेज आंसर अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड रिएक्शन। वी विल ऑलवेज आंसर अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन का अगर कोई भी मेरे से डेल्टा एच पूछ लेता है तो मुझे पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो बैकवर्ड में नेगेटिव होगा, अगर फॉरवर्ड में नेगेटिव होगा तो बैकवर्ड में पॉजिटिव होगा। तो अपन को बाय डिफॉल्ट आंसर किसके अकॉर्डिंग करना है? फॉरवर्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, यहां पर आप क्या करो, चालाकी से ओनली नकली फॉरेनर्स, सभी फॉरेनर को थोड़ा ना भगाना है। अरे सभी को भगाना है क्या? एग्जिटेड। एग्जिटेड के यहां पर दो मतलब है, ईएक्स के दो मतलब है यहां पर। एक मतलब तो क्या नजर आ रहा है आपको? एक्सेप्शन है। और दूसरा मतलब क्या नजर आ रहा है? एक्सोथर्मिक के एक्सेप्शन है। आपको होमवर्क क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी कब पढ़ोगे? चैप्टर खत्म होने के बाद। अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसमें किसको डाउट है तो बोलो। ट्रिक में आ चुका है नो। एनओ बोलूं या ओएन बोलूं एक ही बात है। अच्छा, यहां पर पता है आपको क्या करना है? आपको पूरी रिएक्शन थोड़ा ना याद करनी है। आपको पूरी रिएक्शन याद ही नहीं करनी है। आपको क्या याद करना है? CS2 कहीं निकल दिख जाए। आपको क्या याद रखना है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन वाली कोई रिएक्शन नजर आ जाए, नाइट्रोजन या क्लोरीन वाली रिएक्शन नजर आ जाए, ये रहा NCl3। ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाली कोई रिएक्शन नजर आ जाए, बस इतना सा याद रखना है। जैसे अपने केमिकल काइनेटिक्स में भी देखा था ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या पूरी रिएक्शन याद करी थी? नहीं, ब्रोमीन वाली रिएक्शन, है ना, ऐसी तो याद करी थी अपन ने, है ना। एंजाइम कैटलिस्ट वाली रिएक्शन, क्या सारी एंजाइम कैटलिस्ट वाली रिएक्शन याद करी थी? नहीं करी थी। ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।